नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देश में टेलीविज़न दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया ने इस साल 29वें हफ्ते के डाटा जारी कर दिए हैं। इन डाटा के अनुसार 4 से 5 हफ्तों के बाद सन टीवी फिर लीडरशिप पोजीशन पर आ गया है। इस हफ्ते इसने 2834.24 एवरेज मिनट ऑडियंस दर्ज किए हैं। वहीं 2760.35 के साथ इस हफ्ते स्टार प्लस दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि 2693.99 के साथ स्टार मां ने इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में 2206.82, 1987.17 और 1985.01 के साथ सोनी सब, कलर्स और स्टार प्लस क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर रहे। स्टार विजय, जी तेलुगु, सोनी पल और कलर्स इस लिस्ट में क्रमशः 7वें, 8वें और 9वें और 10वें नंबर पर रहे। हिंदी भाषी मार्केट की बात करें तो 29वें हफ्ते में टॉप 5 चैनल की लिस्ट में 2673.85 के साथ स्टार प्लस टॉप पर बना रहा। 2155.91 के साथ इस लिस्ट में सोनी सब दूसरे नंबर पर और 1975.84 के साथ तीसरे नंबर पर स्टार उत्सव रहा। कलर्स और सोनी पल ने इस लिस्ट में क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। दक्षिण के मार्केट को देखें तो 29वें हफ्ते में टॉप 5 चैनल में की लिस्ट में सन टीवी ने 2825.76 के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद स्टार मां 2623.06 के साथ दूसरे नंबर पर और स्टार विजय 1884.25 के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहा। वहीं 1759.49 के साथ जी तेलुगु चौथे और 1520.58 के साथ जी कन्नड़ इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रहा। वहीं रेडियो की बात करें तो देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए वर्ष 2021 के 22वें हफ्ते से 25वें हफ्ते के बीच की रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग जारी हो गई है। इन रेटिंग के अनुसार दिल्ली और मुंबई के मार्केट में इस बार भी फीवर एफएम का दबदबा बना रहा। बेंगलुरु में बिग एफएम सबसे ज़्यादा सुना गया, जबकि कोलकाता में रेडियो मिर्ची टॉप पर रहा। मुंबई में 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के 12.2 मिलियन श्रोताओं में फीवर एफएम का मार्केट शेयर इस बार भी सबसे ज़्यादा 17.3% रहा। श्रोताओं की हिस्सेदारी में बिग एफएम 15% शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 13.9% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया। सुबह 9 से 10 बजे तक और फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहाँ रेडियो सबसे ज़्यादा सुना गया। दिल्ली में 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के 16.5 मिलियन श्रोताओं में 20.8% मार्केट शेयर के साथ फीवर एफएम इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहा। दिल्ली के मार्केट में 14.2% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची दूसरे नंबर पर रहा। इस लिस्ट में 12.9% शेयर के साथ रेड एफएम तीसरे नंबर पर रहा। यहाँ श्रोताओं की संख्या सबसे ज़्यादा सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच रही। बेंगलुरु की मार्केट की बात करें तो यहाँ 26.9% लोगों ने बिग एफएम को सुना, यह नंबर 1 रहा। 25.6% शेयर के साथ रेडियो सिटी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद इस लिस्ट में 14.9% के साथ फीवर एफएम का नंबर रहा।
यहाँ सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच श्रोताओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ FM सुनने वाले 9.1 मिलियन श्रोताओं में 26.7% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची टॉप पर रहा, जबकि 24.8% श्रोताओं के साथ बिग FM इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद इस लिस्ट में 15.2% के साथ रेड FM का नंबर रहा। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे के बीच यहाँ रेडियो सबसे ज़्यादा सुना गया। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पेपरलेस वर्क पर कोई विभाग कुछ महीनों में 4 करोड़ से अधिक की राशि बचा सकता है? सुनने में तो कुछ अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यह 100% सच है कि ऐसा ही हुआ है। यह उपलब्धि जनसंपर्क संचालनालय ने अपने हिस्से में ली है। हालांकि यह स्मरण करना होगा कि खंडवा सहित कुछ जिला जनसंपर्क कार्यालयों को पेपरलेस बना दिया गया था। तब इस पेपरलेस वर्क कल्चर से कितनी बचत हुई, इसका लेखा जोखा सामने नहीं आया था। महामारी के कहर के बाद जनसंपर्क संचालय ने सुध ली और पेपरलेस वर्क कल्चर को अमली जामा पहनाकर खर्च में कटौती की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। निश्चित रूप से इसे आप नवाचार कह सकते हैं। ऐसा ही भी नहीं कि अन्य विभागों ने इस दिशा में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की हो, लेकिन उनकी ओर से ऐसे आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने से आम आदमी को पता नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश अपने नवाचार के लिए हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन इस वक्त हम जिस नवाचार की बात कर रहे हैं वह सुनियोजित नहीं है, लेकिन वह दिनचर्या में शामिल हो गया है। नवाचार की यह कहानी शुरू होती है करीब 2 वर्ष पहले, जब महामारी के धमकने के साथ। आरंभिक दिनों में कुछ वैसा ही चलता रहा और लगा कि बस थोड़े दिनों की बात है, लेकिन ऐसा था नहीं। महामारी की दूसरी लहर ने जो कोहराम मचाया तो सब तरफ हड़कंप मच गया। महामारी के शिकार लोगों को इलाज, उनकी देखरेख और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद अधिकारियों और कर्मचारियों को मोर्चे पर डटना मजबूरी थी। जिंदगी उनकी भी थी, डर उनके पास था और इस डर ने एक संभावना को जन्म दिया। टेक्नोलॉजी का यह नया दौर है और इस महामारी के पहले हम इस कोशिश में लगे थे कि पूरा तंत्र डिजिटल हो जाए, लेकिन 100% करने में तब वैसी रुचि लोगों की नहीं थी। आज भी 100% डिजिटलीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन डर से उपजी संभावना में जो जहां है वहीं रुक गया है और हाथों में कोई मोबाइल लिए तो कोई आईपैड, तो कोई घर पर ही रहकर लैपटॉप से अपने दायित्व को पूरा कर रहा था। इस तरह से जो काम 20 वर्ष में नहीं हो पाया था वह 2 वर्ष में हो गया। इस डिजिटल अम्ब्रेला के नीचे पूरा शासन और सरकार आ गई। बदलते जमाने के साथ हम अब चलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं, बल्कि चलने लगे हैं। इस डिजिटल सिस्टम ने पूरे तंत्र का चेहरा बदल दिया है। पेपरलेस जिस प्रक्रिया की बात हम करीब 1 दशक से कर रहे थे, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं हो पा रहा था, जो अब संभव है। डिजिटलीकरण के पश्चात एक और बड़ी पहल यह हुई है कि हर माह अलग अलग विभागों की बैठक में झाबुओं से लेकर मंडला के जिलाधिकारी कभी राजधानी मुख्यालय भोपाल आते थे तो कभी संभागीय मुख्यालय में उन्हें शामिल होना पड़ता था। शासकीय दस्तूर के मुताबिक बैठक का परिणाम भले ही शून्य हो, लेकिन भौतिक उपस्थिति लाजमी थी। इस आवागमन में सब मिलाकर लाखों रुपए के डीजल पेट्रोल भत्ता और अन्य खर्चे होते थे। साथ में अधिकारी के जिला मुख्यालय में नहीं रहने से कई अन्य कार्य रुक जाते थे या टल जाते थे। यही प्रक्रिया जिला मुख्यालय में होती थी और जिले के भीतर आने वाले अधिकारी कर्मचारी शामिल होते थे। लेकिन अब प्रशासन का चेहरा मोहरा बदलने लगा है। कोई कहीं नहीं आ जा रहा है, सब अपने ठिकाने पर मुस्तैद हैं। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, चर्चा और फैसले हो रहे हैं। खर्चों पर जैसे कोई ब्रेकर लग गया है। एक सिस्टम से इसे आप अनुपातिक व्यय भी कह सकते हैं, जो नियंत्रण में आ गया है। स्वागत सत्कार में भी होने वाले खर्च लगभग समाप्त हो गए हैं।
राजधानी के मंत्रालय से लेकर जिला और तहसील मुख्यालय में ही सब काम निपटा जा रहा है। यह अपने आप में नवाचार है, क्योंकि इससे होने वाली बचत का समुचित उपयोग किया जा सकेगा। सरकार ने महामारी के दरमियान शासकीय कार्यालयों को 1 जुलाई तक 5 दिनी सप्ताह घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर अब अक्टूबर तक कर दिया गया है। यह फैसला भी स्वागत योग्य है। हालांकि पहले सरकार ने 5 दिवसीय कार्यालयीन सप्ताह के लिए सुझाव मांगे थे, लेकिन अरुचि के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन महामारी ने एक पुरानी और सकारात्मक योजना को आरंभ कर दिया। पहली नज़र में यह 5 दिनी वर्किंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक नहीं लगता था, लेकिन यह शासन और अधिकारी कर्मचारियों के लिए हितदायक है। तंत्र के स्तर पर देखें तो लगातार 2 दिन कार्यालय बंद रहने से स्थापना व्यय में कमी आती है, संसाधनों की बचत होती है, या कहें कि खर्च नियंत्रण में होता है। इन 2 दिनों में अधिकारी कर्मचारी अपने निजी कार्य पूर्ण कर सकते हैं और मानसिक रूप से रिलैक्स होते हैं। वैसे भी माह के दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश होता ही है, तब केवल 2 दिन की इसमें वृद्धि किया जाना अनुचित नहीं होता। इन 2 दिनों के कार्य दिवस में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कार्यालय का समय सुबह जल्दी और देर शाम तक पूर्ण कर किया जा सकता है। कई राज्यों में पहले से 5 कार्य दिवस प्रचलन में हैं। इस तरह से हम मान सकते हैं कि महामारी ने न केवल आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाया, बल्कि शासकीय तंत्र में भी बेहतर बदलाव की दिशा में प्रेरित किया है। यह तो सुनिश्चित है कि आज नहीं तो कल हमें डिजिटल दुनिया में 100% प्रवेश करना है, तो आज से क्यों नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि यह असुविधाजनक है। मान लिया तो जो खरीदारी आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, रेल बस का किराया अनेक तरह के ऐप के माध्यम से करते हैं, तब क्या आपके लिए यह असुविधाजनक नहीं है? एक बार कोशिश करके देख लीजिए, राह आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि समूचे तंत्र में पारदर्शिता आ जाएगी, क्योंकि वर्क रिपोर्ट से करने से लेकर बिल जमा करने और भुगतान पाने की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। तो रिश्वतखोरी का कॉलम भी हाशिए पर चला जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश जिस तरह से डिजिटल अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, वह सराहनीय है। अब जरूरत है कि अम्ब्रेला को ओपन कर सभी से कहा जाए, आओ थोड़ा थोड़ा डिजिटल हो जाए। साभार समाचार फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।